सन 1206 से लेके 1526 ये इतिहास के वो 320 साल हैं जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। इस बीच दिल्ली पर 5 महान राजवंशों ने राज किया है, जिसे हम मामलुक, खिलजी, सैयद, तुगलक और लोदी के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली सल्तनत से जुड़े 11 ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। फैक्ट नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक को भले गद्दी 1206 में मिली हो, मगर उसे सुल्तान का पद 1208 उसके गद्दी पे बैठने के 2 साल बाद मिला। फैक्ट नंबर 10, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी मौत का इतना भय था कि वो दिल्ली का सुल्तान होने के बावजूद अपना कार्यकाल लाहौर में चलाता था और उसने अपनी राजधानी भी लाहौर में ही बसाई थी। उसे भय था कि उसके दिल्ली जाने पर उसकी हत्या की जाएगी और उसकी मृत्यु भी लाहौर में ही पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको लगता है कि कुतुब मीनार बनवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है तो आप गलत हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ कुतुब मीनार की नींव डाली थी और पूरे कुतुब मीनार को बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आपको लगता है कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया है। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसका दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली का नया सुल्तान बना तो आप गलत हैं, क्योंकि इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का बड़ा बेटा आरम शाह 8 महीनों के लिए दिल्ली का सुल्तान बना था। उसके बाद आरम शाह बहुत बड़े फौज के साथ इल्तुतमिश से मुकाबला करने आया था, मगर उसका कत्ल कर दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद इल्तुतमिश बन गया गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान। फैक्ट नंबर 6, मलिक अल्तुनिया, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर भटिंडा का राज्यपाल था, एक समय था जब उसने रजिया सुल्ताना पर हमला करके उसे बंदी बना लिया था और बाद में उन दोनों ने शादी कर ली। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं दिल्ली के इतिहास का वो पहला सुल्तान जिसने कोहिनूर को अपने हाथ में लिया? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के समय मलिक कफूर के द्वारा लूटे गए धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात में एक था इस दुनिया का सबसे बहुमूल्य हीरा। वो था कोहिनूर, जिसका कीमत आज के ज़माने में लगभग $10 बिलियन है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान था, उसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके पास सबसे ज़्यादा गुलाम थे? वो था फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक के पास कुल 1,80,000 गुलाम थे। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे बिना कोई युद्ध लड़े ही दिल्ली की गद्दी मिल गई? जी हाँ, वो है बहलोल लोदी। जब बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पाने के लिए सैयद वंश के आखिरी सुल्तान कुतुबुद्दीन आलम शाह से युद्ध करने आया था, तब कुतुबुद्दीन आलम शाह ने बहलोल लोदी की बड़ी फौज देख के वहाँ से भाग गया और इस तरह बहलोल लोदी बिना किसी युद्ध लड़े बन गया दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान और शुरुआत हुआ लोदी वंश का। फैक्ट नंबर 1 से पहले
अगर आपको इस तरह के हिस्ट्री के वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली सल्तनत का शुरुआत कैसे हुआ तो आप सब कहेंगे 1206 में मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद। मगर सवाल ये है कि मोहम्मद गौरी का मृत्यु कैसे हुआ। चंद्रप्रदाय जो कि पृथ्वीराज राशों के कवि हैं, उन्होंने पृथ्वीराज राशों में जिक्र किया है कहानी का, जिसके द्वारा उन्होंने बताया है कि मोहम्मद गौरी का मृत्यु कैसे हुआ। वो कहानी है कि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के द्वारा बंदी बनाया गया तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को उनके सामने नजरें झुकाने को कहा, मगर उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। इसलिए मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान को दोनों आँखों से अंधा बना दिया जाए। इसके बाद चंद्रबदाई को ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए उन्होंने मोहम्मद गौरी के पास जाके कहा कि पृथ्वीराज चौहान तो इतने प्रतिभाशाली हैं कि वह बिना आँखों के भी हम सटीक निशाना लगा सकते हैं। मोहम्मद गौरी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए चंद्रबदाई ने कहा क्यों ना आप उनकी एक परीक्षा ले लें। चंद्रबदाई की ये बात मोहम्मद गौरी को अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने एक परीक्षा का आयोजन किया जिसमें उन्हें घंटी की आवाज़ सुनकर निशाने पर तीर चलाना था। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने बोला कि खेल शुरू किया जाए, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के तरफ निशाना लगाते हुए सीधा उनके गले पर वार किया और उनके गले में तीर लगने के कारण वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। के बाद उसी दिन पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया गया। कहानी में कितना सच है और कितना झूठ ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि इस कहानी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की मृत्यु एक ही वर्ष में हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हुई है, मगर मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई है। आप कमेंट करके बताइए कि ये कहानी सच्ची है कि झूठी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।